हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू एस्पिरेंट टॉक। तो जैसे कि लास्ट टाइम हम लोग 34 क्वेश्चन तक कर लिए थे, आज हम अपना 35 क्वेश्चन से स्टार्ट करने वाले हैं प्राचीन भारत। तो आप लोग अपना कॉपी पेन और नोट्स लेके बैठ जाइए और एकदम तैयार हो जाइए एक नए सेशन के लिए। तो हम लोग शुरू कर रहे हैं 35 क्वेश्चन दिल्ली पुलिस AWTPO से। तो साथ ही ये कहता क्या है कि निम्नलिखित में से बौद्ध परंपरा में आनंद के महत्व को सही ढंग से पहचानता है। कौन सा पहचानता ऑप्शन हम चेक करेंगे। तो ऑप्शन ए है, उन्होंने विनय पिटक का संकलन किया। बी, उन्होंने तृतीय परिषद के प्रथम संरक्षक के रूप में कार्य किया। सी, उन्होंने बुद्ध के प्रवचनों का पाठ किया और सुत्त पिटक का संकलन किया। तो यही सी ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं 36 क्वेश्चन की तरफ हम। समुद्रगुप्त ने अपनी विजय का जश्न किस वैदिक यज्ञ के द्वारा मनाया था। तो दोस्त आएगा अश्वमेध यज्ञ। इजी क्वेश्चन है, ये कर लेंगे आप लोग। 37 पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। कौशल की राजकुमारी से बिंबिसार के विवाह का राजनीतिक महत्व क्या था। तो कौशल के विवाह से, कौशल की जो राजकुमारी थी, उनका बिंबिसार का विवाह का राजनीतिक महत्व जो है साथी, कौशल के साथ शांति का एक समझौता हुआ था। शांति समझौता के तहत चलते उन्होंने विवाह किया था। 38 क्वेश्चन पे हम आएंगे। देखिए स्टेटमेंट वाले आ गए हैं। हिस्ट्री में भी स्टेटमेंट आ रही है साथी, ध्यान देंगे आप। हिस्ट्री में भी अब स्टेटमेंट आ रही है कि अभिकथन ए कहता है कि भारत में ताम्रपाषाण लोगों को सिंधु घाटी सभ्यता के तकनीकी ज्ञान से बहुत लाभ नहीं हुआ। और आर कहता है कि ताम्रपाषाण संस्कृतियाँ आमतौर पर सिंधु लोगों की तुलना में युवा और आर्थिक पृथक थी। तो इसमें सही क्या होगा। देखिए ऑप्शन है ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही स्पष्टीकरण है। तो बिल्कुल साथी एकदम सही उत्तर होगा ये, क्योंकि ए जो है और आर दोनों सत्य है, लेकिन आपको इसमें स्पष्टीकरण पहचानना है कि कौन किसका कर रहा है। कभी कभी आपको एग्जाम में ऑप्शन ये देगा कि जैसे आर ए का कर रहा है, तो आपको ये दे सकता है कि ए आर का सही स्पष्टीकरण कर रहा है। तो आपको ये पहचानना पड़ेगा। इसके लिए आपको NCERT की क्लास देखनी पड़ेगी बेसिक, तभी आप इसको कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं 39 क्वेश्चन पे कि सिद्धार्थ गौतम ने कई दिनों तक कहाँ तपस्या की थी। एकदम बेसिक क्वेश्चन, बोध गया भाई साहब, बोध गया आ जाएगा। 40 नंबर पर आइए कि निम्नलिखित में से राजा बुद्ध और महावीर दोनों के जीवन काल में शासन किया। किस राजा ने किया भाई साहब बुद्ध और महावीर के जीवन काल में शासन। तो अजात शत्रु, अजात शत्रु आएगा भाई इसका ऑप्शन। 41 क्वेश्चन में आते हैं कि ऋग्वेद के संदर्भ में क्या अर्थ है संहिता का। ऋग्वेद के संदर्भ में तो ये भजन और मंत्रों का व्यवस्थित संकलन है भाई साहब। भजन और मंत्र, क्योंकि आप जानते हैं इसमें ऋग्वेद में गायत्री मंत्र भी है, अलग अलग मंत्र भी है, तो आपको इसी से पहचानना है, भजन और मंत्र। आइए 42 नंबर पे। 42 नंबर क्या कहता है आपका, निम्नलिखित राजाओं में से किसने दक्षिण पथेश्वर, दक्षिण का स्वामी की उपाधि प्राप्त की थी। तो पुलकेशिन द्वितीय है ये। पुलकेशिन द्वितीय को दक्षिण का स्वामी कहा जाता था। ये आपके लूसेंट में भी आपको मिल जाएगा और बेसिक NCERT की बुक में भी आपको मिल जाएगा। आगे बढ़ेंगे 43 क्वेश्चन पे हम कि 43 क्वेश्चन कहाँ है भाई साहब, कहाँ है, ये रहा। मोहनजोदड़ो के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो मोहनजोदड़ो जो है भाई साहब, सिंधु घाटी का उपवन कहे जाने वाला यह स्थान कई बार बाढ़ का शिकार हुआ और यहाँ एक महान कठोर ग्रेट ग्रेनरी स्थित थी। मोहनजोदड़ो तो आप जानते हैं कि बहुत बड़ा हुआ करता था पहले भी, और इसके बारे में तो कुछ नहीं। देखिए लेटेस्ट क्वेश्चन है 2026 का आया हुआ, 26 का आया हुआ है साथी। तो हम कंटिन्यू करेंगे 44 क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है, युग्म मिलाने के लिए दे दिया है। देखिए पहला स्टेटमेंट कहता है कि वैदिक साहित्य श्रुति परंपरा पर थी, और दूसरा कहता है कि रामायण स्मृति परंपरा पर थी। तो भाई साहब दोनों ही सही है आपके यहाँ पे, दोनों ही स्टेटमेंट आपके सही हैं। आइए 45 पे चलते हैं कि हड़प्पा के लोगों को कौन सा धातु अज्ञात था। ज्ञात नहीं अज्ञात लिखा है, पढ़िएगा ध्यान से, कि वो लोहा के बारे में नहीं जानते थे। लोहा जो है उसके बारे में नहीं जानते थे, बाकी स्वर्ण और चांदी और तांबा जानते थे। आइए 46 क्वेश्चन पे कि अशोक के प्रसिद्ध पत्थर के स्तंभ मुख्य रूप से किस चट्टान से बने थे। जो अशोक के समय के जो पत्थर थे, उनके जो स्तंभ होते थे, उसके बारे में पूछ रहा है ये। तो वो बलुआ पत्थर से बने थे, बलुआ पत्थर से। यहाँ पे कोई संगमरमर नहीं मारेगा, प्राचीन भारत है इसलिए बलुआ पत्थर याद रख लीजिएगा ध्यान से आप लोग।
आइए नेक्स्ट, नंदों के समय में कौन से प्राचीन संस्कृति व्याकरणविद रहते थे? व्याकरणविद, तो वो है पढ़नी। पढ़नी है भाई साहब, नंदी के समय में पढ़नी थे जो व्याकरणविद रहते थे। आइए, जैन धर्म में सम्यक चरित्र शब्द किसको संदर्भित करता है? सम्यक चरित्र, तो सम्यक चरित्र आपका सही आचरण, मतलब चरित्र लिख गया है तो आपको इसी से समझ जाना है कि आचरण की बात कर रहा है। यहाँ विश्वास, ध्यान और ज्ञान नहीं है। चरित्र का मतलब ही होता है कि चरित्र का आचरण। 49 क्या कह रहा है देखते हैं। मोहनजोदड़ो की जल निकास प्रणाली उल्लेखनीय थी क्योंकि प्रत्येक घर निम्नलिखित में से जुड़ा हुआ था। तो मोहनजोदड़ो की जो प्रणाली थी जल निकास, वह एक ढकी हुई सड़क की नाली नुमा थी। वो एक नाली नुमा थी। देखिए, डी को हम ऐसे ही कर सकते हैं कि जब छत पर जलाशय, ये तो बिल्कुल नहीं होगा भाई साहब, सीधा इसको गलत करिए। एक भूमिगत पानी की टंकी, पानी की टंकी पहले कहाँ होती थी? उनको तो कुछ ज्ञान ही नहीं था इस चीज़ का इतना। इसको भी आप एलिमिनेट कर देंगे। समर्थन के लिए केंद्रीय स्तंभ की बात ही नहीं हो रही, जल निकास प्रणाली है, एलिमिनेट करिए। आप एलिमिनेशन से भी कर सकते हैं इसको। देखिए, CGL का आया हुआ क्वेश्चन है 18 सितंबर 2025 का। अब हम चलते हैं 50 नंबर क्वेश्चन की ओर हमारे, कि बेस नगर में गरुड़ स्तंभ का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो हेलियोडोरस आएंगे साथी, हेलियोडोरस के द्वारा निर्माण किया गया था। बिहार में कई वर्षों तक मगध की राजधानी थी, बाद में राजधानी को पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर दिया। राजगिरी, बौद्ध संगीति से पूछ लिया है, बौद्ध संगीति वाले चार्ट में आपको मिल जाएगा, जो आप चार्ट पढ़ेंगे अपने किसी भी कंसेप्ट वाली बुक में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाल वंश जिसने बंगाल और बिहार पर शासन किया, उसका संस्थापक? भाई साहब, पाल वंश के गोपाल संस्थापक पूछ लिया है। इसमें आपको बिहार बंगाल देखकर नहीं डरना है सब। आइए नेक्स्ट, 53, कि सरस्वती नदी का वर्णन सबसे पहले किस ग्रंथ में मिलता है? सरस्वती नदी देखिए पुरानी है, पुरानी है तो जाहिर सी बात है कि पुरानी चीज़ें, सबसे पहला वेद ऋग्वेद था, तो आपको यह ऋग्वेद में ही प्राप्त होंगी और कहीं तो मिलेंगी नहीं। आइए, अनेकांतवाद का सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो अनेकांतवाद महावीर स्वामी के समय में था। महावीर स्वामी मारेंगे इसका सही उत्तर। वंजी, वंजी जिसे वर्तमान में तमिलनाडु के करूर के रूप में पहचाना जाता है, वह किस राजवंश की राजधानी थी? तो चेर राजवंश की राजधानी थी वंजी। वंजी के बारे में पूछ रहा है, ये शायद बहुत कम ही लोग पढ़े होंगे। वंजी तो थी चेर राजवंश की थी। जोड़िए मिलान करना भाई साहब, जोड़िए मिलान। देखिए, काली बंगन से कह रहा है कि अग्निवेदिका 2, ठीक है, 7 अग्निवेदिका थी, हमने 2 मान लिया। मेघस्तनी अर्थशास्त्र 3, और लिखा है कि ताम्रपाषाण संस्कृति तांबे और पत्थर दोनों का उपयोग था। तो देखिए, मेघस्तनीज की तो इंडिका थी, अर्थशास्त्र तो कौटिल्य की पुस्तक थी, तो ये तो गलत हो गया आपका। अग्निवेदिका मिली थी, वहाँ 7 नहीं 2 लिखा है, तो कोई बात नहीं, 7 में से 2 ही है, 2 के बारे में उल्लेख दे रहा है कि काली बंगन से 2 थी, टोटल 7 अग्निवेदिका हमको प्राप्त हुई थी। तो पहला तो सीधे सीधे सही है, और ताम्रपाषाण संस्कृति में तांबा और पत्थर बिल्कुल मिला था, ज्ञात है, तो हमारा पहला और तीसरा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। आइए 57 पे, 57 कहता है कि सम्राट अशोक के शिलालेखों में मुख्य रूप से किस लिपि का प्रयोग किया गया था? तो ब्राह्मी लिपि, ब्राह्मी लिपि थी भाई साहब सम्राट अशोक के समय में। बुद्ध ने मानव दुख के मूल रूप के किन 2 कारणों की पहचान की थी? तो देखो, भूख और प्यास की तो की नहीं थी, मानव दुख में भूख और प्यास तो होता है, आप इसको मत मारिएगा। युद्ध और गरीबी, ये भी नहीं थी। अविद्या और मोह, मानव में जो तकलीफ है वो अविद्या और मोह के कारण ही है, और किसी कारण नहीं है वो उतना। तो इसको बहुत सोच समझ के आप उत्तर मारिएगा, ये फंसने वाला क्वेश्चन है कि बच्चा एग्जाम में अपना दिमाग लगाएगा और वो फंस जाएगा, लेकिन आपको नहीं फंसना है क्योंकि आप हमसे पढ़ रहे हैं। अपना शॉर्ट नोट्स बनाते चलिएगा पेन पेपर के साथ, जितना शॉर्ट नोट्स बनाएंगे, रिवीजन करेंगे, आप उतना ही अन्य विद्यार्थियों से आगे बढ़ेंगे। 59 क्वेश्चन क्या कहता है साथी, देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा यात्री 7वीं शताब्दी में भारत आया था? तो हिनसांग आया था, हिनसांग, इसका दूसरा नाम है जुआन जैंग। एग्जाम में आपको जुआन जैंग ही देगा, हिनसांग बहुत कम ही देगा फंसाने के लिए। तो ये जो भारत यात्री वाले थे ना, इसका आप लोग एक मतलब चार्ट बना लीजिएगा कि
कंसेप्ट देखिएगा अपने लूसेंट में, किसी भी जो आपके थ्योरी नोट्स है, कि जो यात्री आए थे इसमें आप बहुत कंफ्यूज होते हैं कि पाइहान कब आया था, ये कब आया था, वो कब आया था। इसका अगर आपके पास एक चार्ट होगा ना, चार्ट, तो आपको वो एक लाइन से याद रहेगा और आप उसकी एक ट्रिक बना लीजिएगा खुद से, या फिर कहीं यूट्यूब पे देख लीजिएगा। खुद से बनाएंगे तो ज़्यादा बेटर होगा ट्रिक इसकी। आइए बढ़ते हैं 60 नंबर क्वेश्चन पे। कि निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु घाटी के शहरों में एक विशेषता नहीं है? विशेषता नहीं है के बारे में कह रहा है। देखिए, लोहे के औजारों का व्यापक उपयोग। लोहा पहले ही हमने कहा था कि उनको परिचित नहीं था, तो समझ जाएंगे कि लोहा उनको पता नहीं था, तो लोहे का उपयोग कहाँ से पता होगा। 61 क्वेश्चन देखेंगे। पाटलिपुत्र में प्रथम जैन संगीति किसके द्वारा बुलाई गई थी? तो भाई साहब स्थूल बाहु के द्वारा बुलाई गई थी प्रथम। ये आपके जैन संगीति वाले चार्ट से आ गया है क्वेश्चन। मतलब आप देख रहे हैं कि हिस्ट्री में जैन संगीति ये सब आपको ज़्यादातर दिखाई दे रहे हैं। बौद्ध संगीति, जैन संगीति, वायंस उनके संस्थापक, ये सब इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं आपके एग्जाम के लिए, जो कि देखिए लेटेस्ट एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। कुछ अलग नहीं पूछा जा रहा है एडुकेटिव पैटर्न में। आपको बेसिक चीज़ भूलनी नहीं। देखिए क्वेश्चन का टाइप थोड़ा सा वो चेंज कर रहा है, और जो नए क्वेश्चन है उसको आप शॉर्ट नोट्स में लिखते चलिए जो आपके नोट्स में नहीं है। बाकी आपको पढ़ना है अच्छे से। देखिए ख़त्म हो गया यहाँ पर 61। अब हम चलेंगे 62 नंबर पे, कि जनपद और उनकी राजधानी का मिलान करना है। देखिए कौशल की राजधानी क्या है? श्रावस्ती, वो जो वर्तमान में है। अवंती क्या है? उज्जैनी। बिल्कुल उज्जैनी होगी कि नहीं होगी? साथ ही एक, अच्छा हाँ हाँ हाँ, एक मिनट साथी, काशी वाराणसी बिल्कुल सही। कौशल श्रावस्ती बिल्कुल सही। अवंती उज्जैनी बिल्कुल सही, क्योंकि ऊपर एक था तो हमको लगा कि केवल 3 ही है क्या। मगध राजगिरी बिल्कुल सही। लाइन से दिया है आपको, कोई दिक्कत की बात नहीं है। प्राचीन चीनी ग्रंथ में इंडिया के लिए किस नाम का प्रयोग किया गया था? तो यिंतु। ये आया ना बेहतरीन क्वेश्चन। देखिए एमटीएस का है, लेकिन हम एकदम हालत ख़राब कर दिया है कि एमटीएस में भी बताओ ऐसे सवाल आ सकते हैं कि चीनी ग्रंथ में इंडिया के लिए किस नाम का प्रयोग बताइए। ये क्वेश्चन आपको कहाँ मिलेगा? कहीं नहीं मिलेगा ये क्वेश्चन, आपको कोई टीचर नहीं करवाता है। किसी के प्रैक्टिस सेट में आपको ये क्वेश्चन नहीं मिलेगा। आपको प्रीवियस ईयर देखना ही पड़ेगा। प्रीवियस ईयर पढ़िए और टेस्ट दीजिए, तभी आप जीके जीएस में फुल स्कोर कर सकते हैं। कि देखिए यंतु है जिसको इंडिया के लिए कहा जाता था। ये क्वेश्चन आप लोग जरूर डबल स्टार करके लिखिएगा। आगामी किसी भी रेलवे के एग्जाम में तो 110% आएगा ही आएगा। 64 क्वेश्चन हम देखेंगे। 6वीं और 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व के बीच कौन सा महाजनपद राजनीतिक और सैन्य प्रमुखता तक पहुंचा? तो मगध जो है वो राजनीतिक और सैन्य प्रमुखता तक पहुंचा था। आइए 65 नंबर देखते हैं। हड़प्पा शहर में ड्रेनेज सिस्टम की खास बात क्या थी? जो हड़प्पा शहर है वहाँ जो ड्रेनेज सिस्टम था, देखिए कभी कभी आपको कुछ इंग्लिश वर्ड जो है ना वो डायरेक्ट हिंदी में लिख के दे देगा, तो परेशान नहीं होना है। थोड़ा थोड़ा इंग्लिश पढ़ते चलिए, इतना भी गंवार मत बनिए कि हर चीज़ आपको हिंदी में समझाई जाएगी। जो लोग कमेंट कर रहे हैं कि इसका ड्रेनेज का हिंदी बता दीजिए, इतना अगर आपको अनपढ़ रह जाएंगे तो आप तैयारी छोड़ दीजिए। देखिए इसका मतलब है कि सड़कों और गलियों को नलियों के साथ ग्रिड पैटर्न में प्लान किया गया था। इसका यही होगा भाई साहब, ड्रेनेज सिस्टम की खास बात यही थी कि उनको ग्रिड पैटर्न में एक बनाया गया था ताकि वो पानी आसानी से निकल जाए। 66 नंबर देखेंगे कि मोहनजोदड़ो में विशाल स्नानागार किस लिए जाना जाता है। देखिए आप लोग पढ़ते हैं कि मोहनजोदड़ो में स्नानागार है, लेकिन वो किस लिए जाना जाता है पूछ लिए, बताओ। तो डरना नहीं है, बिल्कुल बता देना है कि एक आयताकार टैंक के जैसे जाना जाता था। इसको एकदम लिखेंगे अपने नोट्स में, आप लोग जहाँ भी नोट्स बना रहे हैं, कि आयताकार टैंक के जैसे जाना जाता था। 67 नंबर देखेंगे कि मध्य पाषाण काल के लोग शिकार के लिए आमतौर पर किस हथियार का उपयोग करते थे? तो यहाँ कोई देखिए, यहाँ तो ऑप्शन में तलवार, तोप, कैटोपटस और भाला लिखा है, तो सीधे ऐसे आप एलिमिनेट करके भाला मार देंगे। लेकिन अगर गलती से कुल्हाड़ी आ गया तो कुल्हाड़ी मत मार देना कि कुल्हाड़ी मार दोगे तुमको कांटेदार भाला ही मारना है। हालांकि सबसे पहले वो कुल्हाड़ी से ज्ञात हुआ था, लेकिन आपको कुल्हाड़ी नहीं मारनी है। 68 नंबर देखेंगे कि प्रारंभिक भारतीय परंपरा में वैदिक भजनों की रचना करने वाले पारंपरिक रूप से कौन माने जाते हैं? तो ऋषि और ऋषिकाएं, वही तो करते थे भजन। आप थोड़ी करते थे प्रारंभिक में, एकदम जब भारत था कि राजा ग्राम प्रधान है, सब थोड़ी आएगा। तो एलिमिनेशन से भी कर लोगे यार।
आगे बढ़ते हैं। भारत में पहली मंदिर निर्माण गतिविधि किस राजवंश के शासनकाल के दौरान शुरू हुई? ये अच्छा क्वेश्चन है कि गुप्त राजवंश आएगा इसका साथी उत्तर, गुप्त राजवंश। इन्हीं के काल में मंदिर निर्माण की गतिविधियाँ शुरू हुई थी। ये बेहतरीन क्वेश्चन है। 70 नंबर देखेंगे कि वैदिक दर्शन के अनुसार जीवन के चतुर्विध उद्देश्य में मोक्ष का क्या अर्थ है? कि जो वैदिक दर्शन है आपका, वैदिक ज्ञान, उसमें मोक्ष का मतलब क्या है? तो इसका साथी उत्तर आ जाएगा आध्यात्मिक स्वतंत्रता। आध्यात्मिक स्वतंत्रता आएगा साथी इसका उत्तर। चलिए साथी 71 क्वेश्चन से हम शुरू करेंगे अब कि हड़प्पा काल में विशाल स्नानागार की खोज हुई थी। मतलब हड़प्पा काल में विशाल स्नानागार की खोज पूछ रहा है कि कहाँ हुई थी, उसका प्लेस। तो मोहनजोदड़ो में हुई थी साथी। आइए 72 नंबर देखेंगे कि अशोक के शिलालेख का मुख्य फोकस क्या था? तो धर्म और नैतिक मूल्य की घोषणा। धर्म और नैतिक मूल्य की घोषणा था अशोक के शिलालेख का उद्देश्य। 73 नंबर देखेंगे कि कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने अहिंसा और सामाजिक आचरण की किस नीति को अपनाया? तो थम्ब नीति को अपनाया था भाई साहब। थम्ब जिसे धर्म भी कह सकते हैं, समझ रहे हैं, धर्म भी कह सकते हैं उसे। ये सब बेहतरीन क्वेश्चन है, शॉर्ट नोट्स में लिखते चलिएगा आप लोग। 74 नंबर हम पढ़ेंगे कि गुप्त वंश की प्रशासनिक संरचना के अनुसार अधिकारी और भूमिका के निम्नलिखित में से युग्मों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? जो गुप्त वंश की संरचना हुई थी उसके अनुसार हमको उसका अधिकारी और उसकी क्या भूमिका है उसके बारे में बताना है। तो इसमें हम देखेंगे पहला क्या कह रहा है कि प्रथम कुली का लोक निर्माण पर्यवेक्षक, बिल्कुल गलत होगा साथी। दूसरा ग्रामिका ग्रामाध्यक्ष को ग्राम प्रधान, यही बिल्कुल सही है कि ग्रामिका में ग्राम अध्यक्ष को ग्राम प्रधान कहा जाता है। आज भी वही है कि ग्राम अध्यक्ष ग्राम प्रधान है। मतलब सोचिए गुप्त काल से लेकर आज तक ये चीज़ नहीं बदली गई कि आपके गांव का ग्राम अध्यक्ष ही ग्राम प्रधान होगा। आइए अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे। 75 नंबर स्टेटमेंट वाला आ गया हमारे पास फिर से। पहला स्टेटमेंट क्या कहता है? वैदिक काल के दौरान समाज 4 वर्णों में संगठित था। बिल्कुल सही, 4 वर्ण थे, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य और वो व्यापारी वाला था बनिया। और प्रारंभिक हिंदू दर्शन ने जीवन के 4 चरणों को निर्धारित किया। बिल्कुल 4 चरण निर्धारित किया गया था, दोनों सही है साथी। 76 नंबर देखेंगे। दक्षिण भारत के संगम युग के संदर्भ में संगम शब्द को संदर्भित करता है। तो देखिए ये नदी का संगम नहीं है, ये आपके तमिल कवियों का एक संगम है। नदी वाला संगम अगर एग्जाम में आएगा कोई मार मत देना, ठीक है। तमिल कवियों का समागम होगा ये, तमिल कवियों का। देखिए 77 जो है वैदिक ऋचाएँ किस भाषा में रची गई थी? तो डी आएगा इसका, संस्कृत। संस्कृत भाषा है साथी। वैदिक ऋचाएँ संस्कृत भाषा में रची गई थी। नेक्स्ट हम देखेंगे 78 क्या कह रहा है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा अन्य महाजनपद पर मगध के प्रभुत्व का कारण नहीं था? नहीं था पूछ रहा है, तो इसमें आएगा अरब सागर तक की पहुँच। अरब सागर तक की पहुँच नहीं थी। 79 है शक संवत 78 ईस्वी, जिसे भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर के रूप में प्रयोग किया जाता है, किस राजा ने शुरू किया? ये बेहतरीन क्वेश्चन है कि जो आप कैलेंडर में शक संवत आपका है ये किसने शुरू किया? तो कनिष्क। कनिष्क के समय सिक्के भी शुरू हुए थे आपके प्रथम प्राचीन भारत में। आइए अब अगला क्वेश्चन हम बढ़ेंगे। 80 नंबर क्या कह रहा है देखिएगा। कथन आ गया ए आर वाला। देखिए ए आर कथन देख के डरने की बात नहीं है कि ए आर आ गया अब हम डर जाएंगे। आपको केवल क्वेश्चन को समझना है, ये बेसिक क्वेश्चन ही होते हैं, बस आपको उसको प्रैक्टिस करके जाएंगे तो हो जाएगा। ये कहता है कि हड़प्पा में गोलाकार ईंटों के चबूतरों की पंक्तियों का उपयोग धार्मिक समारोहों के लिए किया जाता था। अब आर कहता है कि इन चबूतरों पर गेहूं और जौ, जी नहीं वो जौ है, के दाने पाए गए थे। देखिए चबूतरों पे तो ऐसा तो कुछ भाई इतिहास में लिखा नहीं कि चबूतर पर गेहूं जौ पाए थे। हाँ मेहरगढ़ में पाए गए थे कुछ 7-6 गेहूं और जौ के, ये सब कोल्डिवा में चावल वगैरह मिले थे। तो भाई आर तो सही नहीं, सही लग रहा है भाई, गेहूं जौ मिले थे, कोल्डिवा में चावल था, आर हमारा सही है। लेकिन हड़प्पा में गोलाकार ईंटें नहीं, वक्राकार ईंटें थी, वक्राकार ईंटें पाई गई थी। और हड़प्पा में कहाँ थी भाई ईंटें? हड़प्पा में ईंटें ही नहीं मिली थी।
तो गलत हो जाएगा सीधे सीधे। 81 नंबर हम पढ़ेंगे कि 1920 से 22 की ईस्वी में हड़प्पा स्थल में हड़प्पा की खोज किस नदी के तट पर की गई थी? रावी। ये तो पहली लाइन ही पढ़ाई जाती है प्राचीन भारत में, एकदम बेसिक महा टुच्चा क्वेश्चन। 82 नंबर, चौथी बौद्ध संगीति किसके संरक्षण में कश्मीर में आयोजित की गई? कनिष्क। फिर से आ गया बौद्ध संगीति। देखिए दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का आया हुआ सवाल है। देखिए गुप्त वंश के संबंध में कौन सा अर्थ युग्म सटीक है? देखिए विशिका भोग कर, भगा जबरन श्रम कर, अदेया वह जो समर्पित किया जाना है, श्रद्धांजलि शुल्क और दश अपराध, अन्न का दयांश। बताइए चारों में से कमेंट करिए फटाफट, जल्दी कमेंट करिए। तो साथ ही इसका उत्तर आएगा अदेया। अदेया वह जो समर्पित किया जाता है ना, श्रद्धांजलि और शुल्क। शुल्क तो नहीं होगा, श्रद्धांजलि होगी, मतलब कि कहीं से अदेया मतलब कुछ आप समर्पित करते हैं जाके पुष्प वगैरह, उसको अदेया कहा जाता था गुप्त वंश में। बुद्ध शब्द का क्या अर्थ है? ये हुआ एकदम अच्छा क्वेश्चन कि बुद्ध बुद्ध पढ़ते हैं कि बुद्ध का अर्थ क्या है, बताइए। बुद्ध का अर्थ है जागृत व्यक्ति। बुद्ध का अर्थ जागृत व्यक्ति होता है। 85 नंबर हम देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय उपमहाद्वीप की प्राचीनतम ज्ञान सभ्यता मानी जाती है? तो सिंधु घाटी सभ्यता भाई साहब, सबसे प्राचीन तो वही है पहले, उसके बाद ही तो सब आए, गुप्त मौर्य वैदिक के सब। सिंधु, सिंधु के बाद मौदिक, मौदिक के बाद मौर्य, मौर्य के बाद गुप्त। 86 अब पढ़ेंगे, निम्नलिखित में से किन स्थानों पर हल्के टेरिकोटा मॉडल पाए गए? हल्के टेरिकोटा देखिए चोलिस्तान और बनावली कोई हंसेगा नहीं, चोलिस्तान और बनावली मॉडल पर पाए गए हैं। ये तो मुझको पता है कि तुम लोग अपने नोट्स में जरूर लिखोगे इसको, शैतान जो हो तुम लोग सबके सब। आइए 87 नंबर हम पढ़ेंगे, किस वेद में मुख्य रूप से अनुष्ठान सूत्र और यज्ञ करने की विस्तृत प्रक्रियाएं शामिल हैं? फिर आ गई यज्ञ वाली बात। तो यज्ञ वगैरह जो था ये यजुर्वेद में है, अनुष्ठान सूत्र और यज्ञ। ठीक है। ताम्रपाषाण शब्द का शाब्दिक अर्थ बताइए। ताम्रपाषाण मतलब ताम्र का युग, तांबे का, सीधी बात। सबसे पहले हम ऑप्शन चेक करेंगे कि ताम्र कहाँ है। ताम्र कहीं नहीं है भाई, केवल ऑप्शन बी में है। बी को टिक करिए, सीधा आगे बढ़िए। 89, यूरेशिया में हड़प्पावासी कौन सी फसल उगाने वाले पहले लोग थे? तो यूरेशिया में हड़प्पावासी कपास की फसल उगाने वाले पहले लोग थे, कपास की फसल। आइए 90 क्वेश्चन नंबर पर हम बढ़ेंगे। चंद्रगुप्त प्रथम के शासनकाल में कौन सा आधुनिक शहर साकेत के नाम से जाना जाता था? साकेत, अयोध्या, साकेत नगरी अयोध्या। यहाँ पे तो पहले ट्रेन भी चलती थी, अभी भी शायद चलती है, साकेत एक्सप्रेस। देखेंगे महरौली का लौह स्तंभ जो अपनी जंगरोधी संरचना के लिए प्रसिद्ध है, किस काल का है? गुप्त काल। महरौली का लौह स्तंभ लिख दीजिएगा, गुप्त काल, एकदम शॉर्ट नोट्स। 92 नंबर देखेंगे, दीपवंश और महावंश किस प्रकार के प्राचीन साहित्य के उदाहरण हैं? बौद्ध ग्रंथ हैं भाई साहब दीपवंश महावंश। आप कुछ भी शॉर्ट ट्रिक बना के लिख सकते हैं कि महादीप इज इक्वल टू बौद्ध। ओके, कि महा और दीप बुद्धि के एकदम ज्ञाता है। 93 नंबर देखेंगे, प्राचीन भारतीय साहित्य के संदर्भ में ऋग्वेद का सर्वोत्तम वर्णन किस प्रकार किया गया है? देखेंगे पहला ऑप्शन उपनिषदों का संकलन, शास्त्रीय संगीत का संग्रह, शास्त्रीय संग्रह होगा ही नहीं, शाही इतिहास का संग्रह ये भी नहीं होगा। बचा ए और डी, तो डी देखते हैं विभिन्न युगों के भजनों का संग्रह। हाँ, भजनों का संग्रह हो सकता है, तो यही ऑप्शन आपका सही है। 94 है, कर्नाटक में चंद्रवल्ली का पुरातात्विक स्थल क्या बताता है? देखिए यार ये सब पूछ लिया, अब चंद्रवल्ली ये सब आपसे। अब भाई एग्जाम में आ रहा है तो पढ़ना तो पड़ेगा कि चंद्रवल्ली क्या चीज़ है। इसी ऑप्शन आएगा इसमें, सातवाहन काल की 3000 साल पुरानी बस्तियों का पता चलता है। ये सब ऐसा क्वेश्चन है ना कि एक बार पढ़ लोगे तो हमेशा याद रहेगा, भूलोगे नहीं बार बार। 95 क्या कह रहा है, देखिए सिंधु घाटी सभ्यता की मोहरों पर आमतौर पर किस लिपि में लिखा होता था? तो सिंधु लिपि। यहाँ कोई ब्राह्मी और संस्कृत नहीं मारेगा, सिंधु है। 96, सातवाहन राजा के बारे में किस वंश के शासक बने थे? सातवाहन राजा के बाद किस वंश के शासक आए थे सत्ता में? तो इक्ष्वाकु वंश के राजा आए थे, इक्ष्वाकु वंश के। फिर देखते हैं नेक्स्ट, भगवान महावीर ने कौन सी दार्शनिक प्रणाली विकसित की थी? तो स्यादवाद, स्यादवाद की प्रणाली विकसित की थी। 98 देखेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य ने किस वर्ष में मौर्य साम्राज्य की स्थापना का पूछ लिया है वर्ष आपसे, 321, एकदम बेसिक सा क्वेश्चन। 99, हड़प्पा वासियों द्वारा मोती बनाने के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला पत्थर
कार्नेलियन अधिकतर कहाँ पाया जाता है? कार्नेलियन गुजरात में पाया जाता है। ये एकदम मतलब अच्छा क्वेश्चन कह सकते हैं आप इसे। अब इसके बाद हम 100 नंबर क्वेश्चन पे आएंगे, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है। गुप्त शासकों द्वारा प्रयुक्त कौन सी उपाधि उनके वैष्णव संबंधता को प्रतिबिंबित करती है? वैष्णव संबंधता वो गुप्त शासन में केवल परम भागवत करती थी। देखिए, जब विष्णु लिख दिया है, वैष्णव मतलब विष्णु, और भागवत होगा तो सब विष्णु में ही आता है कि परम भागवत विष्णु जी की ही होती है पूजा। परमेश्वर परमात्मा एलिमिनेट कर दीजिए, लोक थामदेव ऐसा कुछ था ही नहीं। एलिमिनेशन से भी आप कर सकते हैं सब क्वेश्चन। देखिए, बहुत से क्वेश्चन में आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, केवल एलिमिनेशन ट्रिक से ही आप उसका सही उत्तर निकाल सकते हैं। अब तो 15 मिनट में 25 क्वेश्चन आने के हो गया है एसएससी में, तो आपको स्मार्ट ट्रिक अपनानी पड़ेगी। शॉर्ट नोट्स बनाइए, पढ़ते रहिए, स्मार्ट ट्रिक से फटाफट क्वेश्चन एलिमिनेट करके उसका सॉल्यूशन करिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। फिर मिलेंगे, 101 क्वेश्चन के स्टार्ट करेंगे। जय हिंद।